नमस्कार, मैं रविश कुमार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता बिखर गई है। वैसे भी विपक्ष के पास उम्मीदवार जिताने लायक बहुमत भी नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारकर चुनाव को चुनाव बनाएगा। जब से बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, विपक्ष के कई दलों के लिए विरोध करना मुश्किल होता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कोविंद के समर्थन में ही जाएंगे। उनकी पार्टी 22 जून को दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस साल अप्रैल में नीतीश कुमार ने ही सोनिया गांधी को फोन कर विपक्ष की तरफ से एकजुटता दिखाने की पहल की थी, मगर 2 दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी को अपना मन बता भी दिया था कि वे बीजेपी के उम्मीदवार का साथ देंगे। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति बनने से रोकते हुए नहीं देखना चाहते हैं खुद को, 2 कारणों से। एक तो उनका राजनीतिक आधार महादलित वोट में है और दूसरा बिहार के राज्यपाल के रूप में कोविंद का कार्यकाल। नीतीश कुमार मानते हैं कि कोविंद ने अपनी कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं तोड़ी और वे बीजेपी की राजनीति नहीं करते थे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इससे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। पिछली बार जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी 2012 में प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार एनडीए में थे और उन्होंने एनडीए को छोड़कर प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया था। शिवसेना ने भी एनडीए को छोड़कर यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। जब से रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, एनडीए के पास समर्थन की होड़ लग रही है। शिवसेना मान गई है, बीजू जनता दल भी एनडीए के साथ है, मायावती का रुख भी सकारात्मक है। सीपीआई नेता डी राजा मानते हैं कि नीतीश का जो फैसला है वो विपक्ष के लिए सेटबैक है। शरद पवार के भी कोविंद के समर्थन में आने के संकेत मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। उनका कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल के रूप में जाना गया है। 22 तारीख को बैठक है। कल बैठक में जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे। 17 parties have come together on the very same issue of presidential election. अभी some parties taking अलग-अलग position, उसका मतलब थोड़ा सेटबैक है। विपक्षी दलों की बैठक है और उस बैठक के बाद राय मशवरा करके जो भी रणनीति तैयार होगी वो रणनीति आपके समक्ष रख दी जाएगी। विपक्ष की तरफ से एक तगड़ा कैंडिडेट होगा। सवाल यहाँ पर है एक राजनीतिक लड़ाई, जो हमारे संविधान की बुनियाद को बचा पाएंगे या आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को देश में बदलेंगे, ये है सवाल। और इस सवाल पे कंटेस्ट होगा। मैं नीतीश जी से कहूंगा, योग जोड़ता है, राजनीति से ऊपर है योग, दल से ऊपर है योग। एक बार योग के सेतु से हम लोग जुड़े तो बिहार का भी कल्याण होगा। अब ये भी कुछ ज्यादा है। योग दिवस ना हो गया कि हर चीज में आप योग जो है आप पचफोरन की तरह डाले जा रहे हैं। इससे भी बचना चाहिए। योग अपनी जगह है। योग के बाद भी कोई राजनीति कर सकता है और राजनीति के बाद भी कोई योग कर सकता है। अब कांग्रेस पर चुनौती है कि क्या वो अब भी उम्मीदवार उतारेगी। जब के.आर. नारायणन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था, तब बीजेपी ने समर्थन कर दिया था। उधर राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में योग दिवस के मौके पर कनॉट प्लेस में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ योग किया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ नेता बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, वो बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही लगता है उनसे कोई पूछ रहा है। सोमवार को कोविंद के नाम की घोषणा हुई थी और वे उसी शाम दिल्ली आ गए। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। 3 दिन बाद बुधवार को मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति ड्राइंग रूम की राजनीति होती है। उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक पाठ होता रहेगा और होना भी चाहिए। अगर राष्ट्रपति पद के लिए दलित उम्मीदवार पर इतनी सहमति बन सकती है, तो क्या यही सहमति किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन जाएगी? आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ और आज तक किसी ने इस संभावना पर ठीक से बैठक भी नहीं की। तब एकता की या राजनीति का कोई और स्वरूप आपको दिखाई देने लगेगा। पता चलेगा कोई किसी से मिल ही नहीं रहा है।
और कोई अपना रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्या पता कोई रास्ते से हट भी जाए। बहरहाल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उनकी भूमिका कार्यशैली पर चर्चा लाजमी है। कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, कई लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके। अब जब वो रबर स्टैंप है तो रबर स्टैंप कैसे संविधान की रक्षा कर सकता है, हम इसी पर बात करेंगे। मगर संविधान में क्या लिखा है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो छात्रों के काम आ सके। अगर वैकेंसी निकलती है नौकरी की, तो वैसे सुन रहे नहीं निकल रही आजकल। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, यानी रेगुलेटेड होगा। 5 साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और तुरंत ही उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए भी हटाया जा सकता है, बशर्ते जब उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हो। उम्मीदवार एक बार चुने जाने पर दोबारा चुने जाने की पात्रता भी रखते हैं। तिवारा के बारे में मैं नहीं जानता। 35 साल से कम के युवा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं, हैदराबाद नलसर के वाइस चांसलर। मैं पहला बेसिक बात करेंगे सर आपसे कि यही जानना चाहते हैं कि कई बार हमने इस पर चर्चा की है और लेख भी पढ़े हैं कि राज्यपाल का पद तो होना ही नहीं चाहिए, पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा पद क्यों बनाया जिसे कई लोग रबर स्टाम्प कह देते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो सरकार का सक्रिय प्रमुख नहीं है, सिर्फ एक अभिभावक के तौर पर है। तो उपयोगिता क्या है बहुत ज्यादा, थोड़ा वो भी हम समझना चाहते हैं सर आपसे। हाँ रवीश, जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय ये भी हो सकता था कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल राष्ट्रपति का पद क्रिएट करते, लेकिन हमने 200 साल से जो हमारा ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली के साथ एक रिश्ता रहा था, उस रिश्ते को निभाते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई। अब क्योंकि ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट महारानी या राजा होते हैं, तो एक हेड ऑफ द स्टेट भी चाहिए था। अब भारत में तो आखिरी मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे और उनको वापस नहीं लाया जा सकता था। इसलिए ये हुआ कि हमारे देश का जो अध्यक्ष होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो भी चुनाव के तरीके से चुना जाए। इसलिए भारत एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक उसे कहते हैं जहां हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना जाता है। लेकिन अब ये कि क्या वो ब्रिटेन के महारानी की तरह एक ऐसा पावरलेस आदमी होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर महारानी को उनका अपना मृत्यु दंड का वारंट दिया जाएगा तो उनको उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, इतना बड़ा रबर स्टैंप होगा। यानी उसके बारे में यह कहा गया है कि साहब वो शासन नहीं करेगा लेकिन गद्दी पर वो विराजमान रहेगा। ही रेन्स बट ही डज नॉट रूल, ये प्रिंसिपल बनाया गया। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि ये संविधान का सही पढ़ना नहीं होगा अगर हम राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप कहेंगे, क्योंकि जनतंत्र में सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि शक्तियां उसके पास होंगी जिसका ज्यादा बड़ा प्रतिनिधित्व कैरेक्टर या चरित्र होगा। तो अब आप ये देखें कि जब प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक बहुमत दल के नेता हैं, संसद के एक सदन के, लोकसभा के। ये बात सही है कि वो डायरेक्टली इलेक्ट होके लोकसभा के मेंबर आते हैं। आपको मालूम है कि किसी का भी चुनाव प्रधानमंत्री की तरह डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम लोकसभा के एमपी चुनते हैं, वो एमपी फिर अपना बहुमत दल जो होता है उसका नेता चुनते हैं। अब कभी आपने देखा कि देवगौड़ा जी 27 एमपीज की पार्टी के ही सिर्फ नेता थे, या चंद्रशेखर सिर्फ 61 पार्टीज के नेता थे, बाकी पार्टीज ने उन्हें समर्थन दिया था। अब अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव को देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो लोकसभा भी उसमें शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है
और पूरे देश की विधानसभाएं भी उसमें शामिल हैं। तो प्रतिनिधित्व कैरेक्टर जो है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जो बुनियाद है शक्तियां देने की या ना देने की, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि भारत का राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। इसलिए उसको ये कह देना कि वो एक रबर स्टैंप है, वो बात सही नहीं है। अब ये है इसमें कि हम भारत के संविधान को अगर देखें, आपने अनुच्छेद 53 पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट में कार्यपालिका की शक्तियां विहीन होंगी, जो या तो स्वयं उनका उपयोग करेगा या जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनके तहत करेगा। तो ये वर्ड आज भी मौजूद है, स्वयं, और इसीलिए कुछ संविधानविद ये मानते हैं कि उसको रबर स्टैंप कहना सही नहीं है। दूसरी चीज रवीश, आपने ये भी बात सही कही कि देखिए राष्ट्रपति एक शपथ ले रहा है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान के मेन पन्नों में आ रही है, वो शेड्यूल 3 में नहीं आ रही। और उस शपथ के क्या वर्ड्स हैं कि आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबमिट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो वो व्यक्ति जो इस इंटेंशन से एक शपथ ले रहा है कि ये तो एक सिर्फ नाम की शपथ है, यानी पहले ही दिन से वो शपथ में यकीन नहीं है उसका कि मैं देश के संविधान को सुरक्षित नहीं कर सकता, प्रिजर्व नहीं कर सकता, इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये तो एक सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे निभा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से वो अपनी शपथ के पहले ही दिन वायलेशन कर रहा है। दूसरे वो कहता है आई विल सबमिट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि देश की जनता का मैं उद्धार करूंगा। अगर उसको कोई शक्तियां नहीं है तो वो कैसे ये कर सकता है। तीसरी चीज, उसका जो इम्पीचमेंट है या महाभियोग है, वो इस बात पे नहीं लगाया जाएगा कि उसने प्रधानमंत्री या कैबिनेट की बात नहीं मानी, बल्कि ये इस बात पे लगाया जाएगा कि क्या उसने संविधान के विरुद्ध उसका कोई अतिक्रमण कर दिया। और आप देखिए कि पूरे संविधान में सिर्फ एक प्रावधान है राष्ट्रपति के महाभियोग का, जिसको साबित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए पूरे सदन का। ये नहीं कि 2/3 जितने मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि पूरे सदन का। तो मैं ये समझता हूं कि गो के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन की रानी की तरह या राजा की तरह है, लेकिन ये कंपैरिजन गलत है। वो एक हेरिडिटरी रूलर है, बादशाहत है कि बाप के मरने के बाद बेटा बन रहा है। ये एक चुना हुआ व्यक्ति है, और क्योंकि जनतंत्र में इसका चुना हुआ जो इसका पूरा एक इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसको वो बात कहना ही सही होगी जो के.आर. नारायणन ने कही थी रवीश, के रबर स्टैंप और वर्किंग प्रेसिडेंट दोनों एक अलग चीज हैं। कि एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है जो अमेरिका का है, एक रबर स्टैंप है जो ब्रिटेन का है। भारत में मैं ऐसा राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, के.आर. नारायणन ने कहा था, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो काम करेगा संविधान के दायरे में रह के।